जय हिंद दोस्तों, शेखर क्लासेज के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और शेखर क्लासेज की तरफ से जो 2 टॉपिक अभी आपके YouTube चैनल में उपलब्ध हैं, उसके बाद से 15-20 क्वेश्चनों की सीरीज आज मैं लेके आपके बीच में आ रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन को ही फोकस किया गया है, कोई ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है। और बेसिक क्वेश्चन में थोड़े बहुत इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद इस 15-20 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि अगर आप शेखर क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और शेखर क्लासेज का एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आज तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि जो लिंक है ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का और जो एप्लीकेशन ग्रुप का लिंक है आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं कि सेशन क्या है। तो हमको प्रश्नोत्तरी लगभग 15 प्रश्नोत्तरी है, 15 प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हल करने के उपरांत अगर देखते हैं कि प्रश्नोत्तरी कैसे है, कैसे किस तरह क्वेश्चनों का इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या इंक्लूड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। ध्यान रखेंगे कला शब्द का प्रयोग अगर देखा जाए जो ऑप्शन दिया है कि रामायण, महाभारत, ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसका किसमें किया गया है, तो काला शब्द का सबसे पहली बार अगर प्रयोग देखा जाए तो किसमें किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ठीक है। अगर सी सही होगा तो कौन सा है, ऋग्वेद। ध्यान रखेंगे कौन सा है, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में कला शब्द का, ठीक है, कला शब्द का पहली बार सर्वप्रथम चाहे प्रयोग इसका मिलता है। ऋग्वेद तो मिलता है कला शब्द का प्रयोग, लेकिन ध्यान रखने कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग, ठीक है, कला का यथार्थवादी प्रयोग अगर देखा जाए तो कहाँ किया गया है, तो कला शब्द का कला का यथार्थवादी प्रयोग कहाँ किया गया है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया गया है। कहाँ पे किया गया, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कला शब्द का कला का यथार्थवादी प्रयोग किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। इससे पहले कला के बारे में भी जानकारी देख लेंगे। कला के बारे में देखते हैं तो कला को 2 भागों में बांटा गया है। आपको पता है कला को 2 भागों में, ललित कला और उपयोगी कला, ठीक है, ललित कला और उपयोगी कला, इसको ध्यान देंगे। इसके बारे में और चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चंस में। अच्छा, अगले बारे में इसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। उसमें देखते हैं कि अगला दिया है, जो अगर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन ने दिया है कि रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें भी लोग गलत करते हैं। ऑप्शन अगर दिया है इसमें 1, 2, 3 या 4, तो ध्यान रखेंगे जो कला होती है, रेखा होती है 2 प्रकार की होती है। तो इसमें 2 पे टिक करेंगे। कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की रेखा, एक को बोलते हैं वक्र रेखा, सरल रेखा बोलते हैं, एक को सरल रेखा, एक को बोलते हैं वक्र रेखा, ठीक है। अब देखते हैं रेखा किसे कहते हैं। रेखा तो 2 प्रकार की होती है, लेकिन रेखा किसे कहते हैं, तो ध्यान रख रहे हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को लिख सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक है, रेखा कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन से एक और बनता है, रेखा कहते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 2 बिंदुओं के बीच की प्रवाही दूरी को क्या कहते हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की प्रवाही दूरी को अनुभूत रेखा हम कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन से कि 2 बिंदुओं के बीच की प्रवाही दूरी को क्या कहते हैं, तो अनुभूत रेखा कहते हैं, ठीक है, अनुभूत रेखा कहते हैं। लेकिन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। क्वेश्चन सबसे ये पूछा था कि रेखा कितनी प्रकार की होती है, रेखा 2 प्रकार की होती है, पहली सरल रेखा, दूसरी वक्र रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन ने दिया कि कला के कितने तत्व होते हैं, कला के कितने तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो कला के तत्व में देख लेते हैं, ऑप्शन दिया है कि 4, 5, 6, ठीक है, या 8। तो सबको पता है कि कला के कितने तत्व होते हैं, तो कला के 6 तत्व होते हैं। ध्यान रखेंगे कला के 6 तत्व होते हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं, कला के कितने होते हैं, 6 तत्व होते हैं। तत्व में देख लें कौन कौन से, तो ध्यान रखेंगे तत्व होते हैं रूप, वर्ण, रूप के बाद रेखा लिख देंगे, रूप रेखा,
वर्ण, वर्ण या इसी को रंग बोलते हैं, रंग, तान, तान के बाद लिखेंगे पोत, पोत के बाद लिखेंगे अंतराल, ठीक है, पोत के बाद अंतराल लिखेंगे। ये 6 हो गए कला के तत्व। क्या हो गए? कला के तत्व हो गए 6, ध्यान रखेंगे। और इसमें देखा जाए कि पूछ रहा है कि कला के कितने तत्व होते हैं? कला के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? रूपरेखा, ठीक है, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये कला के 6 तत्व हैं। इन्हीं तत्वों को संयोजित करके अगर हम इसको जब पिरोते हैं तो संयोजन का सिद्धांत बनता है। अब इसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस 2-3 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये हो गया कि कला के कितने तत्व होते हैं? तो कला के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो बताया गया कि कला के तत्व कौन होते हैं? रूप, रेखा, वर्ण या रंग या तान, पोत या अंतराल, ये इसके तत्व हैं, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रमाण से आप क्या समझते हैं? प्रमाण से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन दिया गया है वस्तु की लंबाई, ठीक है। प्रमाण से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन दिया है वस्तु की लंबाई, वस्तु की माप, वस्तु से समानता और वस्तु का ब्यौरा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी सही होगा। ध्यान रखेंगे कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अगर डी सही कराया जा रहा है तो क्यों कराया गया? वस्तु का ब्यौरा। ध्यान रख रहे हैं, कोई भी अगर बात करते हैं प्रमाण, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चित्र हो, तो उसकी कोई ना कोई एक माप होनी चाहिए कि माप क्या हो सकती है। माप का मतलब उसके बारे में हम ब्यौरा दे सकते हैं। ब्यौरा भी देना पड़ेगा, कितने बाई कितने का ये है। ब्यौरा ही नहीं कि माप के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो प्रमाण का मतलब होता है उसका सही अनुपात भी होना चाहिए कि अनुपात सही है कि नहीं, ठीक। वस्तु का ब्यौरा देना ही क्या कहलाता है? हमारा प्रमाण कहलाता है। इसको ध्यान रखेंगे, वस्तु का ब्यौरा देना ही प्रमाण कहलाता है। कौन सा तत्व सड़ंग में नहीं है? अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन क्या इसमें बनना है कि कौन सा तत्व सड़ंग नहीं है? देखिए ऑप्शन में दिया है कौन सा तत्व सड़ंग में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन क्या दिया है? लावण्य, भाव, ठीक है, प्रमाण और अंतराल। अब तो देखिए, तो क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि हमको तो पता है कि अंतराल होगा इसका, लेकिन इससे पहले भी कहीं ऑप्शन में आ जाए, कहीं भिन्नता के तौर पे आ जाए, तो आप लोग क्या लगाएंगे? आप लोग सस्पेंस हो जाएंगे। थोड़ा बहुत सस्पेंस उत्पन्न होता है कि दिया है कि कौन सा तत्व सड़ंग में नहीं है, और बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और कभी कभी इसका ऑप्शन इस तरह लिख देते हैं कि चलो लावण्य प्रमाण तो मिलता है सड़ंग में, इसको हम लगा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो लगभग हम बता दें कि हमारे कोचिंग में जितने भी बच्चे भी जुड़े हैं, जो एडमिशन क्लासेज में जुड़े हैं, उनके द्वारा ये गलतियां हम लोग 1 महीने का अभियान चलाए, और 1 महीने के अभियान में बच्चे जो क्विज के क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रहे थे, उनको पढ़ना बताया गया कैसे किस तरह से पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, तब उसका आंसर सटीक निकलता है। अभी नहीं कि अधूरा पढ़ लिए फिर हो गया कल्याण, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप खुद अधूरा पढ़ेंगे तो। इसमें दिया है कि कौन सा तत्व सड़ंग में नहीं है। अब नहीं की बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए सड़ंग में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो सड़ंग में ध्यान रखेंगे, सड़ंग में कौन कौन से होते हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्य, वणिका भंग। ये क्या हो जाएंगे? इस सड़ंग के 6 अंग हो जाएंगे। अब देखिए सड़ंग के जब 6 अंग यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं आपके, तो आप ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया? लावण्य योजनम दिया है, तो लावण्य योजन दिया है। ऑप्शन में दिया कि भाव दिया है, तो भाव भी दिया है। ऑप्शन में दिया प्रमाण भी दिया है। अब देखिए अंतराल नहीं दिया है। अंतराल किसके अंतर्गत आता है? कला के तत्वों के क्या बोलते हैं? अंतर्गत आता है, सॉरी। उसके बाद से देखते हैं कि अगर इसमें देखा जाए कि मैंने आपको भी बताया कि इस तरह तो आपको पता है कि प्रमाण किसमें आता है? सड़ंग में आता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तभी इसका आंसर सही कर देंगे। अब पूछ देगा सड़ंग, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन अधूरा पढ़ने से कि सड़ंग क्या है, सड़ंग का अंग कौन सा है, तो प्रमाण आपने लगा दिया। बाकी बच्चे तो याद नहीं करते। तो पूरा पढ़िए कि कौन नहीं है, तो अंतराल नहीं है। ध्यान रखेंगे कौन नहीं है? अंतराल नहीं है। अब इसमें छांटना कैसे, भिन्न कैसे, इसमें हम बता देंगे अभी कि भिन्न कैसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है कि हीगेल ने ललित कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया है, ठीक है। हीगेल ने ललित कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया। उससे पहले अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं पहले। इस क्वेश्चन के पहले और हम देखते हैं कि अभी मैंने बताया कला के तत्व, ठीक है। तो कला के तत्वों पे एक बार फोकस करते हैं कि कला के तत्व है क्या। देखिए कला के तत्व के बारे में देखिए, कला के तत्व के बाद आता है संयोजन का सिद्धांत, ठीक है। संयोजन का सिद्धांत आता है। उसके बाद आता है चित्रकला के अंग, वही सड़ंग होता है चित्रकला के अंग,
चित्रकला के अंग, इस पे फोकस करना है। इस पे फोकस क्या करना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको क्या फोकस करना है। देखिए कला के सबसे अंग में, जैसे हम चित्रकारी अगर हम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तत्वों की हमको जरूरत पड़ती है। तो पहले उस तत्वों को हम लोग देखते हैं, एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से, किन तत्वों, अगर जो तत्व रहेंगे तभी हम चित्रकारी का निर्माण कर सकते हैं। और जब ये तत्व हमारे मिल जाते हैं तब तो उसको हम पिरोते हैं, गूंथते हैं एक में, और गूंथने के बाद अगर देखा जाए तो इसको शेड्यूल फिर लगा देते हैं, किस क्रम में हम इसको रखें। मान लीजिए कि हम गूंथ दिए, अब पता चला कि गूंथे हुए जो बिना काम का है, जो जिसको लास्ट में यूज करना चाहिए उसको पहले हम रख दिए इस चित्रकला के अंग में, तो गलत हो जाएगा। ये अगर इसको आप कर रहे हैं और उसको फिर संयोजित कर रहे हैं, संयोजित के बाद फिर अगर इसमें चित्रकला के 6 अंगों में उसको ला रहे हैं तो उसका भी क्रम होना चाहिए। मैं भी आपको बता देता हूँ क्या क्रम इसमें होना चाहिए। जैसे कला के तत्व कौन कौन से, तो कला के 6 तत्व मैं अभी आपको बताया था। 6 तत्व कौन कौन से, तो 6 तत्वों में पता है, रूप, रंग, रेखा, तान, पोत, अंतराल। ठीक है, ये इसके कला के 6 तत्व होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। और पहले कोई चित्रकार आता है और उसके पास ये सुविधाएं उपलब्ध होती है कि उसके पास एक रूप है, रूप का है, रूप चाहिए, उसका निर्माण करना है। ठीक है, रूप है, रंग है, रेखा है, तान है, पोत है, अंतराल है, सब कुछ उसके पास उपलब्ध है। अगर ये सब कुछ उपलब्ध है और संयोजन का सिद्धांत वो जानता ही नहीं है। अब मान लीजिए संयोजन का सिद्धांत क्या है, जैसे हमको रेखा खींच के रंग भरना है, रेखा खींच के रंग भरना है, तो क्या करेगा, उसमें संतुलन नहीं लाएगा। संतुलन का मतलब कि रेखा हम खींच देंगे इतनी मोटी और पता चल देगा इतनी पतली रेखा खींचे, पतली रेखा खींचे और पता चला कि इसमें खूब मोटी क्या बोलते हैं, एक वर्ण का परत लगा दिया। तो इसमें जो देखते हैं, इसमें जो संतुलन होता है, ये भार संतुलन नहीं कर रहा है। अब कहने का ये मतलब है कि जब हम इसमें पिरोएंगे तो दोनों का अनुपात भी यहाँ पे ले जाकर रखेंगे कि कुछ निष्कर्ष निकले। अगर मान लीजिए कि अगर हम दोनों को यहाँ पे मेंशन करते हैं और मेंशन के माध्यम से देखा जाए कुछ अलग निकलता है, संतुलन हमारा है ही नहीं रेखा और रंग में, तो हमारा संयोजन का सिद्धांत नहीं सही होगा। तो इसके भी संयोजन के सिद्धांत में क्या रखा गया है कि आप जितने भी कला के तत्व हैं सभी को एक क्रम से पिरोइए या गूंथिए उसमें, तभी संयोजन के सिद्धांत बनते हैं। यहाँ पे संयोजन के सिद्धांत भी 6 होते हैं, 6 बन के तैयार हो गए। इसको अगर फिर इसको बारे में देखेंगे तो ज्यादा समय हो जाएगा, तो वीडियो भी कम ही लेयर में इसको हम बना रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, उसके बाद से देखते हैं कि जब यहाँ पे फोकस इस पे करते हैं कि जब ये दोनों ये मिलके और सामंजस्य ला दिए, संयोजन ला दिए, और संयोजन के बाद देखा जाए जो एक हमारा रूप प्राप्त होता है, तो यहीं से हमारा चित्रकला के जो अंग मिलते हैं वो कौन कौन से अंग है, ध्यान रखेंगे। अंग हो जाएंगे इसमें रूप भेद, प्रमाण के बाद भाव, लावण्य योजनम के बाद अगर देखा जाए सादृश्य के बाद वणिका भंग। अब देखिए ध्यान रख रहे हैं वणिका भंग। अब इसमें एक और फोकस करने वाली बात है, जैसे हमारे तत्व तो मिलके संयोजन का सिद्धांत बना दिए, संयोजन का सिद्धांत बन गया। अब संयोजन का जब सिद्धांत बना तो हमको चाहिए चित्रकारी का, हम चित्रकारी अब करने लायक परफेक्ट हो गए क्योंकि हमारे पास सब मैटर आ गए और हम उसके बारे में हम जानकार भी हो गए कि हम इसके बारे में हल कर सकते हैं, चाहे चित्रकारी हम कर सकते हैं। कोई फार्मूला होना चाहिए किसी भी मैथ को हल करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, उसको हल करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ फार्मूला होना चाहिए। अगर फार्मूला हल होगा रहेगा तभी हम उसको कर सकते हैं। तो हमको सब कुछ मिल गया, कला के तत्व भी मिल गए और संयोजन का सिद्धांत भी मिल गया। अब अगले स्टेप में चलते हैं चित्रकला के अंग में। चित्रकला का अंग ये कहता है कि सबसे पहले हमको रूप चाहिए, जिसकी आप चित्रकारी करना चाहते हैं उसको, उसका मुझे रूप चाहिए। रूप देंगे तो उसकी माप करके हम आगे अगले स्टेप पे चलेंगे। तो सबसे पहले इसको रूप चाहिए, तो इसका मतलब कि हम क्या कहते हैं, रूप एक देते हैं। कोई एक मान लीजिए कि रूप दे दिए कि आपको इसी की चित्रकारी करना है, रूप दे दिए। उसके बाद से रूप जब दिए तो अगले स्टेप पे आते हैं कि उस रूप का निर्माण हम किस में करेंगे, क्या माप होना चाहिए, क्या उसका अनुपात होना चाहिए। तो कोई छोटा बालक है तो उसका अनुपात मान लीजिए कि 2 संबंधित 3 के अनुपात में उसकी चित्रकारी होनी है। ठीक है, 2 हो गए। पहले रूप, किसी बालक का रूप मिला, बालों को हम उसकी माप किए कि कितने माप में इसको बनाना है, तो उसे हम प्रमाण कह दिए। ठीक है, सही अनुपात कर दिए। उसके बाद से भाव आता है कि वो बालक किस अवस्था में है, किस अवस्था में उसको हम चित्रित करने वाले हैं। हो सकता है कि बालक हंस भी रहा हो, रो भी रहा हो, कुछ ऐसी उसकी मतलब मौखिक मुद्रा हो,
उसको चित्रित करना है तो भाव भी जरूरत है। जब ये भाव हमारा आ जाएगा तो भाव आने के बाद ध्यान रखेंगे जो सौंदर्य लावण्य योजना आता है, मान लीजिए कि सब हमको इसको मिला दिए, अब पता चला कि बाहरी से देखने के बाद, दूर से देखने के बाद इसमें सौंदर्य आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो वाह्य सौंदर्य भी दिखना चाहिए, जब इसको मेंशन कर देंगे तो वाह्य सौंदर्य भी दिखना चाहिए। लावण्य योजना को अगर देखा है तो क्या है, तो वाह्य सौंदर्य को दिखाने का एक प्रतीक है, ठीक है, दिखाता है वाह्य सौंदर्य को लावण्य योजना। उसके बाद जब जब ये चारों को इंक्लूड कर देता है, चारों को मेंशन कर देता है, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, तब हमारा सादृश्य आता है। सादृश्य क्या कहता है, क्या आकृति में समानता है, जिस आकृति के बारे में हम लोगों ने माप किया था, ये आकृति आपको दिया था, उसका भाव दिया था, तो क्या दूर से इसकी जो वाह्य सौंदर्य हमने देखा और वाह्य सौंदर्य देखने के बाद क्या हमारा चित्र वैसे बन गया, ये तो देखेगा ही सादृश्य। तो इसमें क्या होता है, आकृति में समानता देखी जाती है। क्या देखी जाती है, आकृति में समानता, आकृति में समानता देखी जाती है, ठीक है, किसमें, सादृश्य में। वणिका भंग में ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम लोगों ने बना दिया समानता, तो हम लोग देख लीजिए। अब एक बात और देखने वाली आती है कि क्या एक बालक है, तो बालक में तो कोई एक ही कलर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बहुत से कलर का प्रयोग किया जाएगा। कैसे कपड़ा पहना है, कैसा फेस है, ठीक है, अलग अलग से रंगों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसी में देखा जाए तो वणिका भंग में मतलब नाना प्रकार रंगों का प्रयोग, नाना प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया, रंगों का प्रयोग किया गया, किसमें, वणिका भंग में किया गया। ये बात मैं बता दूं कि इसमें देखिए जब हमारे कला के तत्व तो मिलते हैं तो हम चित्रकार नहीं होते। कला के तत्व मिलता तो हम चित्रकार नहीं कहलाएंगे। कला के तत्व मिल गए और जब इसको मिक्सअप करना हमको आ जाए कि कैसे किस तरह इसको आपस में मिला के हम गूंथते हैं, और गूंथने के बाद एक सिद्धांत बनाते हैं, सिद्धांत बना दिए। और जब ये सिद्धांत बनाए तो सिद्धांत का सही क्रम से हम इसका पालन करते गए, और पालन करने के उपरांत तब हमारे यहाँ पे चित्रकारी मिलती है, चाहे चित्र बनता है हमारा, चित्रकार तब चित्र का निर्माण करता है। इसका भी कुछ रूल है। अब ये नहीं कि आए पेन कॉपी लिए चलो किसी का बना देते हैं, किसी मूर्ख व्यक्ति का चित्र, उस पर हंसे गए घंटे, तो वो नहीं बनाना, वो चित्र नहीं कहलाता है। चित्र का मतलब होता है कि आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए, तत्व तो होने चाहिए, उसके बाद संयोजन का सिद्धांत, उसको पिरोइए कि कैसे किस तरह हम इसको गूंथेंगे तो हमारा क्या बोलते हैं कला के तत्व अच्छे से मतलब उभरेगा। और जब ये ला दिए तो फिर हम चित्रकला के अंग में इसको रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वणिका भंग, ठीक है, उसको हम लोग रख देंगे, फिर हमारा चित्र बन के तैयार हो जाएगा। इतना हो गया। अगला देखिए, बस एक ही क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताया था, इसमें दिया था भिन्नता के लिए कि कौन सा तत्व भिन्न है। देख लीजिए, भिन्न छाटना था उसमें, तो आपको दिया था प्रमाण और भाव दिया था और लावण्य दिया था, बाकी अंतराल नहीं दिया था, तो अंतराल में इसको रख लेंगे। एक बात और, अंतराल में पूछता है कि अंतराल में कितने बिंदु रखने पे अंतराल सक्रिय हो जाता है। तो मात्र अगर कोई अंतराल है जिसपे चित्रकारी कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, उसपे अंतराल पे अगर एक बिंदु भी रख देंगे तो ये अंतराल सक्रिय हो जाता है। मुश्किल से एक, मिनिमम एक बिंदु भी रख देंगे तो इसका मतलब कि कलाकार द्वारा उस अंतराल को सक्रिय कर दिया गया है, उस पर अब चित्रकारी की जाएगी। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन से भी कि अंतराल पे कितने बिंदु अगर रखने से क्या होता है, अंतराल सक्रिय हो जाता है। तो एक बिंदु ही रखने से अंतराल सक्रिय हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। इसमें समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत है इसमें, इसको अगली वीडियो में और इसको अच्छे से बता दीजिए। तो जो भी आप कमेंट करके बताएंगे उसको हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इंक्लूड कर दें, कोई आपको दिक्कत हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि हीगल ने ललित कला को विभाजित किया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हीगल ने ललित कला को विभाजित किया कितने भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में। तो इसको ध्यान रख रहेंगे। अब पढ़ेंगे, देखिए कला, ललित कला भी आ गई तो ललित कला आई कहां से, ललित कला आ गई तो ललित कला आई कहां से, इसको ध्यान रख रहेंगे। तो ध्यान ये देना है कि कला, ठीक है, तो कला के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। तो कला 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, ललित कला, ठीक है, ललित कला, एक होती है उपयोगी कला, ठीक है, उपयोगी कला होती है, ध्यान रखेंगे। तो ललित कला होती है, उपयोगी कला होती है। ललित कला में देखा जाए तो ललित कला के 5 भेद होते हैं, सॉरी भेद नहीं, ललित कला के 5 प्रकार होते हैं। और ये 5 प्रकार किसके, हीगल के अनुसार लिखेंगे, हीगल के अनुसार, ठीक है, हीगल के अनुसार कितने 5 प्रकार की ललित कला है, कौन कौन सी है। पहले पर रखेंगे काव्य कला को, काव्य कला। दूसरा अगर देखा जाए तो संगीत कला, संगीत कला।
तीसरा अगर देखा जाए तो चित्रकला, ये क्रम से लिखते रहेंगे चित्रकला। और चौथा अगर देखा जाए तो मूर्तिकला, मूर्तिकला। चौथा के बाद अगर पांचवा देखा जाए तो स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला। ये 5 कलाएं देखा है तो हीगेल के अनुसार है। तो हीगेल ने देखा जाए तो कला को, ललित कला को कितने भागों में बांटा है, तो ललित कला को 5 भागों में बांटा है। अब ललित कला को 5 भागों में बांटा है तो ऑप्शन 5 सही कर देंगे, 5 भागों में बांटा है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे, अगर आपने ललित कला पे आए हैं तो थोड़ा एक बार समझेंगे कि ललित कला क्या है। तो ललित कला में देखें जो हीगेल ने 5 प्रकार में इसको बांटा है, तो सबसे उच्च कोटि की कला इसको कहा है, उच्च कोटि की कला का है। और निम्न कोटि की कला किसको कहा है, तो निम्न कोटि की कला जो देखा जाए तो स्थापत्य का है, निम्न कोटि की कला, निम्न कोटि की कला। अब क्यों कहा है इसको भी समझ लेंगे। ये हीगेल के अनुसार ये कहा गया था कि जिस कला में बहुत कम श्रम लगे वो कला सबसे उच्च होती है। जैसे मान लीजिए किसी काव्य को लिखना हमने लिख दिया, ठीक है, और काव्य के बाद आते हैं संगीत पे। तो संगीत का मतलब ये होता है कि हम किसी काव्य को लिखें और उसमें म्यूजिक ऐड कर दें तो हमारा संगीत हो जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट इससे संगीत बजा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। काव्य को उसमें ऐड करना पड़ता है तभी संगीत बनती है। अगर संगीत बन गया आपका तो संगीत के बाद देखते हैं कि जब काव्य और संगीत को मिला के हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है और उस भाव के माध्यम से हमारे अगर भाव उत्पन्न हुए तो अभिव्यक्ति हमारी आती है और व्यक्ति के माध्यम से हम चित्रकारी की उत्पत्ति कर देते हैं। तो वहां पे हमारा चित्र बन गया और तीनों को फिर इंक्लूड किए तो चित्र जो बना, तो चित्र को चाहते हैं कि हम त्रिआयामी बना दें। तो त्रिआयामी की अगर बात करेंगे तो हमारी मूर्ति कला पे आ जाएगी, मूर्ति कला हो जाएगी। और हमारा देखिए श्रम बढ़ता जा रहा है, कार्य बढ़ता जा रहा है। जैसे काव्य में हम थोड़ा वर्क किए, काव्य को हीगेल के अनुसार यही एक परिभाषा थी कि जिसमें कम श्रम लगे वो उच्च कोटि की कला है। तो देखिए इसमें थोड़ा कम लगा, अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्थापत्य पे आ गया तो सबसे ज्यादा श्रम इसमें लगता है। तो इसको निम्न कोटि चाहे घटिया किस्म की कला हीगेल ने कहा था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उपयोगी कला में देखा जाए तो उपयोगी कला में जैसे बढ़ईगिरी, आभूषण बनाना उपयोगी कला में आता है। ये क्वेश्चन हरियाणा के टीजीटी में पूछा था कि निम्न में से कौन सी कला है जिसके माध्यम से भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये जो ललित कला है ये हमारे भाव, चाहे हमारे अंदर के व्यक्ति को, चाहे भाव के व्यक्ति को बताते हैं। और जो ललित उपयोगी कला है ये भौतिक सुख प्रदान करता है, जैसे आर्थिक स्थिति की सहायता प्रदान हो कलाकारों के लिए, ठीक है। तो ये भौतिक सुख प्राप्त करता है, ये पूछा था हरियाणा टीजीटी में। प्रीवियस ईयर का पेपर में देख रहा था, तो प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने देखा कि हरियाणा के टीजीटी में मैं इसको देखा कि ये तो गलत, मतलब अच्छा क्वेश्चन मेंशन किया वहां पे। क्योंकि इससे पहले मैं बच्चों को अपने बताया था, जो एडमिशन ग्रुप के बच्चे हैं उनको मैं बताया था कि जो उपयोगी कला है एक भौतिक सुख प्राप्त होता है उपयोगी कला से। तो सेम क्वेश्चन हुआ है, तो मुझे भी लगा कि हाँ एक कुछ पॉइंट है कि इसको बताया गया तो थोड़ा सही है। तो ये हो गई ललित कला और उपयोगी कला। और ललित कला में देखेंगे कि ललित कला को एक अगर देखा जाए कि ललित कला जो उपयोगी कला में बात करते हैं तो एक अष्टाध्यायी ग्रंथ है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा था, ध्यान रखेंगे किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने इस ललित कला को, ठीक है, ललित कला को चारु कला कहा है और ललित कला को चारु कला, उपयोगी कला को कारू कला कहा है। क्या कहा है, कारू कला कहा है। किसमें, अष्टाध्यायी ने, पाणिनि में। पाणिनि ने कहा अष्टाध्यायी में, ठीक है। कारू कला और चारु कला, ललित कला को चारु कला और कारू कला उपयोगी कला को कहा है। अब देखिए आपको कारू से संबंध आता होगा कि कारू से संबंधित एक और क्वेश्चन से बनता है कि शांति निकेतन में कारू संघ की स्थापना किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने किए थे। वहां की एक कहानी सुन लीजिए कि जब शांति निकेतन में चित्रकार जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे और वहां से प्लान करके दूसरे स्थान पे जा रहे थे, तो नंदलाल बोस इसका रीजन जाने, और रीजन जानने के उपरांत अगर देखे कि यहाँ की अगर ये स्थिति रही तो कोई कलाकार जीविका के लिए यहाँ पे उसको उपलब्ध जो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ना भोजन के लिए उपलब्धता कुछ हम कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कारू संघ की स्थापना कर दिए कि चित्रकार अपने आवश्यकता अनुसार चित्र को बनाए और वहां पे बेचे। कोई भी कलाकार हो अपनी कृतियों को बेच सकता था, तो वहां पे कारू संघ की स्थापना होती है। कहाँ पे, शांति निकेतन में, नंदलाल बोस के द्वारा, ठीक है। पूछता है कि कारू संघ की स्थापना किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था। उसके बाद से देखते हैं कि अब इसमें हम लोग आगे आने के उपरांत देखेंगे ललित कला। ललित कला में थोड़ा बहुत और एक पॉइंट देख लेते हैं कि ललित कला के देखा जाए, ललित कला के प्रकार ध्यान रखेंगे। ललित कला के 5 प्रकार होते हैं, ललित कला के 5 प्रकार। और इसके रूप या भेद पूछे, रूप या भेद पूछे तो रूप या भेद 2 होते हैं। अब 2 में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 2 में एक देखा जाए तो एक रूपप्रद, ठीक है, एक रूपप्रद
एक और रूप परत। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ललित कला के 5 प्रकार होते हैं, प्रकार की बात कर रहा है, भेद की नहीं बात कर रहा है। ठीक है, भेद की नहीं बात कर रहा है, प्रकार की बात कर रहा है। कितने रूप होते हैं? तो रूप का मतलब होता है जिसको देखिए, अब देख रहे हैं तो रूप परत मतलब जिसको देखा जा सके, और रूप परत जिसको देखा न जा सके। तो ललित कला 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मैंने आपको बताया था? तो काव्य कला लिख देते हैं एक बार, काव्य कला, संगीत कला, संगीत कला और चित्रकला। चित्रकला के बाद अगर देखा जाए तो मूर्ति कला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। ठीक है, ये क्या होगी? ये हमारी अगर देखा जाए तो ललित कला के 5 प्रकार हो गए। और ललित कला के देखा जाए तो 2 भेद या रूप है। तो देखेंगे रूप परत कला किसे कहते हैं? जिसको हम देख सके, जिसका रूप हो उसे हम रूप परत कला कहते हैं। तो देख लीजिए, इसमें हम काव्य कला को तो नहीं देख सकते हैं, ना संगीत को देख सकते हैं, चित्रकला को हम देख सकते हैं। तो रूप परत कला में चित्रकला आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चित्रकला, चित्रकला। और मूर्ति कला भी इसको देख सकते हैं, तो मूर्ति कला भी रूप परत कला में आ जाएगी, मूर्ति कला। और इसके बाद इसमें देखा है तो स्थापत्य कला भी आ जाएगी, स्थापत्य को भी हम देख सकते हैं। और रूप परत कला में जिसका कोई रूप न हो उसमें हम देखेंगे काव्य को और संगीत को रखेंगे। काव्य कला को, काव्य कला व संगीत कला को रखेंगे, वह संगीत कला को रखेंगे। ठीक है, किसमें? और रूप परत कला में ध्यान रख रहेंगे। और रूप परत कला में किसको रखेंगे? काव्य कला को, संगीत कला को। और रूप परत कला में जिसको हम देख सकते हैं चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला को रखेंगे। ये इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ललित कला के भेद और प्रकार में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग कभी क्विज कराए हैं तो उसमें बहुत से ज्यादा गलतियां बच्चे किए हैं कि ललित कला के भेद को भी 5 बता दिए, लेकिन 5 होगा नहीं, 2 होगा। ठीक है, रूप या भेद कहिए, दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें अगर देखा जाए तो स्क्रीन पे देख रहा होगा आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दिया है ऑप्शन 2, 3, 4 और 5। तो ध्यान रखें, प्रागैतिहासिक के बारे में थोड़ा वो जानकारी देखते हैं कि प्रागैतिहासिक में प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग, प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग, चाहे प्रीहिस्टोरिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्रागैतिहासिक चाहे प्रीहिस्टोरिक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग देखा जाए तो डेनियल विल्सन ने किया था। किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था। डेनियल विल्सन ने 1851 में प्रागैतिहासिक शब्द चाहे प्रीहिस्टोरिक शब्द का सबसे पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहली बार प्रयोग किया था, इनकी एक पुस्तक थी द आर्कियोलॉजी, ठीक है, प्रीहिस्टोरिक ऑफ एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में इन्होंने देखा जाए तो इस प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था। किसने? डेनियल विल्सन ने। उसके बाद से देखते हैं कि 1863 की एक घटना है, एक विद्वान रहते हैं 1863 में, एक विद्वान थे डॉक्टर लुबाक। क्या थे? डॉक्टर लुबाक थे। ठीक है, डॉक्टर लुबाक ने प्रागैतिहासिक को 3 भागों में बांटा है। इसी प्रागैतिहासिक को 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग में अभी आपको बता दूं, प्रागैतिहासिक के 3 भाग। तो 3 भाग कौन कौन से? एक हो जाएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, एक हो जाएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक हो जाएगा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 3 भागों में डॉक्टर लुबाक ने 1863 में बांटे और 1851 में प्रागैतिहासिक शब्द का पहली बार प्रयोग डेनियल विल्सन ने किया था। उनकी एक पुस्तक थी द आर्कियोलॉजी प्रीहिस्टोरिक ऑफ एनल्स, ठीक है, ए एनल्स होता है, ए एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में इन्होंने पहली बार प्रागैतिहासिक शब्द का चाहे प्रीहिस्टोरिक शब्द का प्रयोग किए थे डेनियल विल्सन ने। और इसको किसने बांटा था? डॉक्टर लुबाक ने 1863 में इसको बांटा था 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब इसका डिटेल्स जो वीडियो है आपको यहाँ पे उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पे, आप उसमें देख सकते हैं कैसे इसको किस तरह समझाया गया। प्रागैतिहासिक शब्द के जो ये पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में इसको अच्छे से समझाया गया, उसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या इसमें बनता है। कि अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि दे रहा है क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल में मिट्टी के बर्तन कब बनने प्रारंभ हुए थे। प्रागैतिहासिक काल में मिट्टी के बर्तन कब बनने प्रारंभ हुए थे? ऑप्शन सुन लीजिए, उत्तर पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, और इनमें से कोई नहीं। सस्पेंस है क्योंकि बहुत से बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बने हैं।
लेकिन पहली बार अगर देखा है तो मिट्टी के बर्तनों कब बनने प्रारंभ हुए थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर पाषाण काल में बनने प्रारंभ हुए थे। ध्यान रखेंगे, मिट्टी के बर्तन अगर देखा जाए, मिट्टी के बर्तन बनने प्रारंभ होते हैं कब, तो ये होते हैं उत्तर पाषाण काल, क्योंकि आपका आंसर पहले लिख रहे हैं उत्तर पाषाण काल को ही हम नवपाषाण कहते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल कहते हैं। उत्तर पाषाण काल को ही हम नवपाषाण काल कहते हैं। कहीं उत्तर पाषाण काल न देखे नवपाषाण काल दिया रहता है और बच्चे सस्पेंस में हो जाते हैं, तो ध्यान रखने की इसी को हम कहते हैं नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल को। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो एक बार मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार उस वीडियो को देख लें, और आपको जहां तक उम्मीद है नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल पे, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये मिट्टी के बर्तनों का अगर देखा जाए, जो पहली बार जो बनने प्रारंभ हुए थे नवपाषाण काल चाहे उत्तर पाषाण काल में बनने प्रारंभ हुए थे। लेकिन एक बात और, घूर्णन विधि से जो मिट्टी के बर्तन बने हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में बने हैं। घूर्णन विधि से मिट्टी के बर्तन बने हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में बने, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या माना जाता है, क्या माना गया है? देखिए, ध्यान रखेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या माना गया है। तो ऑप्शन है मानव, दूसरा ऑप्शन है आखेट, तीसरा है पशु पक्षी, चौथा है धर्म। ध्यान रखेंगे, उस समय के जो मानव थे, आदि मानव थे, आपको पता है हृदय भंग को शांत करने के लिए वो चित्रकारी करते थे। तो उन लोगों की एक कहानी थी, जब वो हृदय भंग को शांत करने आते थे तो सबसे पहले किसी का शिकार अगर कर रहे हैं वो लोग, तो शिकार से पहले उसकी चित्रकारी की जाती थी। इसका मतलब कोई भी एक जानवर हो, जानवर को चारों तरफ से घेर लेते थे और उसी तरह उसका पहले चित्र बनवाते थे, और चित्र बन जाने के उपरांत तब उसका शिकार करते थे वो लोग। तो उनकी एक अलग की कहानी, हृदय भंग को शांत करते थे कि कैसा लग रहा है, यही तो है, क्योंकि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, आपको पता है। तो रेखाओं के माध्यम से उनका अंकन किए थे, और अंकन करके जब तक नहीं चित्र बनता था तब तक उसको उसी तरह पकड़े रहते थे, मतलब शिकार की अवस्था में रखे रहते थे। ठीक है, आदि मानव। तो देखा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख विषय क्या माना गया है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख विषय माना गया आखेट माना गया है। ठीक है, ध्यान रखें, क्या माना गया? आखेट माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसको सही करेंगे, आखेट माना गया है। क्या माना गया? आखेट माना गया है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम भारत में किस स्थान में हुई? अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग कि अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम भारत में किस स्थान पे हुई। तो ध्यान रख रहे हैं, ऑप्शन दिया है भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्जापुर और बेल्लारी। ठीक है, तो इसमें जो दिया है बात करते हैं कि दो विद्वान थे जिनका नाम है आर्चिबल्ड क्लाइव और जॉन कॉकबर्न। ये दोनों भाइयों ने, देखा जाए तो 1880 की घटना है, 1880 में मिर्जापुर में, ठीक है, 100 शिलाश्रों की खोज किए थे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में कहां से हुई है, तो मिर्जापुर से हुई है। 100 शिलाश्रों की खोज दो विद्वानों ने, जो दो भाई थे आपस में, इन्होंने खोज किया था। कौन? आर्चिबल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने। ठीक है, लेकिन ये हो गया कि मिर्जापुर से इसकी खोज की गई थी। सबसे पहले प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन चित्र की खोज की गई थी मिर्जापुर से। ठीक है, सबसे पहले। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा है? भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा है? प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, एमपी रखेंगे, इसको मध्य प्रदेश ही मानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश मानते हैं कि भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है मध्य प्रदेश है। लेकिन सबसे पहले प्रागैतिहासिक अगर जो चित्र खोजे गए भारत में, वो मिर्जापुर में खोजे गए 1880 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख रहा होगा आप लोगों को कि युवा नर्तकी की मूर्ति चाहे प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये किससे निर्मित है? ये टीजीटी 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा था। क्या क्वेश्चन को पूछा था कि नर्तकी की मूर्ति की लंबाई कितनी थी? तो ध्यान रखेंगे, तो 10.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे 10.5, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ध्यान रख रहेंगे कि युवा नर्तकी की जो प्रतिमा है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, वो किससे निर्मित है? तो ऑप्शन दिया है कि पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से और कांसे से। तो ध्यान रख रहे हैं, कांसे से निर्मित की गई। कहां पे? इससे कांसे से निर्मित की गई है, कांसे से निर्मित की गई है।
कांसे को हम धातु भी बोलते हैं, कहीं कहीं धातु भी ऑप्शन दिया था तो धातु को हम लगा सकते हैं। अब देखिए धातु की अगर बात करते हैं कि सबसे पहले सिंधुवासी अगर देखा जाए तो तांबे धातु का प्रयोग किए थे। ठीक है, सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किए थे। अगर देखा जाए तो वहां पे जो बर्तन बने थे सबसे ज्यादा तांबे के ही बने थे। लेकिन मुख्य रूप से जो उनके बर्तन प्राप्त होते हैं, जो मुख्य बर्तन प्राप्त होते हैं वो कांसे में बने होते हैं। इसको भी ध्यान रख रहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति है सबसे पहले कांसे का इसमें प्रयोग किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो धातु अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा था? तांबा था। और सबसे ज्यादा बर्तन उसके तांबे में ही बने हैं। अब बात करते हैं मुख्य रूप से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो कांसे में प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अब देखते हैं कि जो नर्तकी की मूर्ति बनी है इसकी माप क्या है। नर्तकी की मूर्ति की माप 10.5 सेंटीमीटर है, ध्यान रख रहेंगे। ये टीजीटी 2021 में पूछा था। टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसको इंच में लिखेंगे तो 4.01 इंच हो जाएगा। इसको बहुत लोग अलग अलग लिखते हैं लेकिन इसको याद रखेंगे 4.01 इंच ये मूर्ति की माप है। ठीक है, किसकी? नर्तकी की मूर्ति की माप है। आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खुदाई कब कराई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खुदाई ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन दिया है कि पत्थर से ऑप्शन है इसमें 1919, बी है 1921 और सी है 1980 और डी है 1990। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खुदाई कब कराई थी? बी ऑप्शन सही करेंगे, 1921 में हड़प्पा टीले की खोज कराई थी। ठीक है, खुदाई कराई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इसको 1921 में कराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अजंता की प्राचीन गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की प्राचीन गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की जो प्राचीन गुफाएं हैं ऑप्शन दिया है कि महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके बारे में देखेंगे जो अजंता गुफा देखा है तो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र इसमें स्थित है, औरंगाबाद जिले में। और बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं। इसमें टोटली 30 गुफाएं हैं। ठीक है, 30 गुफा है। ठीक है, 30 गुफा है। 30 गुफा के बारे में देखते हैं तो दो प्रकार की गुफाएं मिलती है। एक चैत्य गुफा मिलती है, एक बिहार गुफा मिलती है। अब देखिए चैत्य गुफा में क्या होता था? पूजा अर्चना होता था। यहाँ पे पूजा पाठ, पूजा अर्चना से संबंधित यहाँ पे करते थे लोग। उसके बाद देखा जाए तो बिहार को हम संघाराम भी बोलते हैं। ठीक है, संघाराम भी बोलते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या था? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। ठीक है, निवास स्थान था। यहाँ दो प्रकार की गुफाएं मिलती है। पूजा अर्चना से, जो चैत्य गुफाएं पूजा अर्चना से संबंधित है, और बिहार गुफाएं अगर देखा जाए इसको संघाराम के नाम से भी जानते हैं। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। ये दो प्रकार की गुफाएं हो जाती है। टोटल गुफाएं कितनी है? 30 है। अब 30 में देखा है तो 5 चैत्य हैं और 25 बिहार गुफाएं हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, 5 चैत्य गुफाएं हैं और 25 क्या है? बिहार गुफाएं हैं। किसमें? अजंता गुफा में। अजंता गुफा के बारे में इतना ही देखेंगे। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन से है, आपको दिख रहा होगा कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रख रहेंगे, ऑप्शन दिया है गोपाल, देवपाल, महिपाल और रामपाल। तो पाल वंश की स्थापना अगर देखा जाए तो पाल वंश की स्थापना अगर देखा जाए तो कब किसने किया था? तो पाल शासक ने किया था। पाल शासक किसने किया था? धर्मपाल नहीं, गोपाल ने किया था। ठीक है, गोपाल ने किया था पाल वंश की स्थापना। और बात करते हैं कि पाल शैली की स्थापना, तो पाल शैली की स्थापना किसने किया था? तो पाल शैली की स्थापना धर्मपाल ने किया था, धर्मपाल ने। लेकिन इतिहास, एक तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ ने पाल शैली की अगर देखा जाता स्थापना दो चित्रकार को मानते, धीमान और बीतपाल को। ठीक है, ये दोनों अगर देखा है तो ये पिता था तो ये पुत्र था इसका, ये पिता था तो इसका पुत्र बीतपाल था। तो पाल शैली के संस्थापक मानते हैं कौन? जो तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ। किसको मानते हैं? धीमान और बीतपाल को मानते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि ये दोनों जो धीमान और बीतपाल थे एक कांस्य की मूर्ति ढलाई के लिए प्रसिद्ध थे। पाल शैली में चित्रकारी भी करते थे, लेकिन पाल शैली में अगर देखा जाए तो धीमान और बीतपाल कांस्य की मूर्तियों को ढलाई के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद से देखते हैं कि पाल शैली में लघु चित्र बनने की शुरुआत होती है। ठीक है,
शुरुआत होती है, ध्यान रखेंगे। लघु चित्र बनने की शुरुआत पाल शैली से होती है। लघु चित्र की बात करते हैं तो पोथी चित्रण भी यहीं से बनता है। पोथी चित्रण बनता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए पोथी जो चित्रण बनते थे, पोथी चित्रण पे ध्यान रखेंगे, लकड़ी के जो अगर बात करते हैं लकड़ी के जो उसके कवर लगाए जाते थे पोथी चित्रण पे, तो उस पे तो जो इसके लकड़ी के ऊपर जो कवर लगता था उस पे जातक कथाएं लिखी जाती थी। ठीक है, पोथी के ऊपर जो कवर लगते थे उस पे जातक कथाएं लिखी जाती थी। ठीक है, और जो पाल शैली है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पाल शैली के जो चित्र हैं, ठीक है, पाल शैली के जो चित्र हैं, पाल शैली का चित्रण मुख्य रूप से क्या माना जाता है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित पाल शैली के चित्र माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे कि बौद्ध शैली से संबंधित, ठीक है, ये क्या बोलते हैं पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय रहा था। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग इतने ही क्वेश्चन को देखेंगे, कवर करेंगे, और बाकी अगले सेशन के लिए आपको बहुत जल्दी ही एक वीडियो अपलोड कर देंगे। बाकी आप लोग अगर सेकर क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन आपको फिर से बताया जा रहा है कि सेकर क्लासेज का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद से आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे अगर इस तरह से भी, तो एप्लीकेशन पे आपको बता दिए जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो जो सेकर क्लासेस का नंबर है 9565374941, इस पे आप व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी चाहे डिटेल्स ले सकते हैं, कैसे किस तरह से क्लासेज है। ठीक है, नंबर एक बार फिर से 9565374941। ठीक है, सबको क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके आप लोग बता देंगे क्लास अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो हम और बना देंगे अच्छे से। अगर जो भी टॉपिक होगा उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को बाय बाय, टेक केयर।